हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज क्लास 10th है, जो क्लास 10th जो केमिस्ट्री है वो चैप्टर फर्स्ट है, मतलब चैप्टर पहला है, और जिसका लेक्चर 8 है, मतलब अंतिम लेक्चर है। आज इसमें पहला चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज इसमें पढ़ना है क्या कि अगले क्लास में हम ऑक्सीकरण अवकरण पढ़ा दिए थे। आज हम लोग के पढ़ना है कि हमारे जो दैनिक जीवन में है, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रियाएं होती है या ना। तो हम लोग पहले देखेंगे कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव। ये प्रभाव क्या होगा? तो पहला है भोजन का पचना। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जवाब देना ऑक्सीकरण या उपचयन, जिसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो भोजन को पचना है वो ऑक्सीकरण है। चूँकि हमारे भोजन में चावल, रोटी और क्या हो गया, तो और मतलब कि आलू, ब्रेड, ये सब में होता है कार्बोहाइड्रेट। चावल हो गया, आलू, रोटी यानी ब्रेड, ये सब में मिलता है हम लोग के कार्बोहाइड्रेट। मतलब चावल, ब्रेड, आलू, ये सब से हम लोग के क्या मिलता है भाई? तो मिल रहा है हम लोग के कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये सब में जब कार्बोहाइड्रेट रहता है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि पाचन क्रिया के दौरान, कब? तो पाचन क्रिया के दौरान पाचन क्रिया के समय क्या होता है? तो पाचन क्रिया के समय जो स्टार्च है, पाचन क्रिया के समय जो स्टार्च है वो क्या होता है? तो अपघटित होकर के स्टार्च जो है वो क्या होगा? अपघटित होगा। अपघटित के मतलब टूटता है। अपघटित होता है या अपघटित होकर के किसका निर्माण करता है? तो अपघटित होकर के बना लेता है ग्लूकोज। क्या बनाएगा? तो बना लेता है ग्लूकोज, जो हमारे कोशिकाओं में उपस्थित होते, जो हमारे कोशिकाओं में होते। अब जो हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास के रूप में हम लोग वायु ग्रहण करते हैं, और फेफड़े से होते हुए जो हमारा मतलब फेफड़ा से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के माध्यम से वो कोशिका तक जाता है, और वहाँ जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के जो हम लोग के स्टार्च को अपघटित होकर के, यानी अपघटित होने से ग्लूकोज प्राप्त हुआ है, मतलब इसको लिख सकते हैं C6H12O6 हम लोग का ये प्राप्त हो गया है। अब हमने श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण किए। अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के सहायता से कोशिकाओं तक पहुंचा, और कोशिकाओं में क्या मौजूद है? तो मौजूद है यहाँ ग्लूकोज। अब ये क्या करेगा कि उस ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होगा। ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत होगा, और ऑक्सीकृत होने के बाद क्या निर्माण करता है? तो वो निर्माण कर लेता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या? तो और बना लेता है H2O जल, और साथ ही साथ यहाँ हम लोग के मिल जाता है ऊर्जा।
ऊर्जा। अब जैसे ही हम लोग श्वास छोड़ते हैं तो हम लोग CO2 को शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और ऊर्जा जो है हमारा जो शरीर का तापमान है वो कायम रखता है। ये हो गया ग्लूकोज के सूत्र। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हुआ है, ऑक्सीकृत होने के बाद क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाया, जल, और साथ ही साथ है ऊर्जा बना लिया है। दूसरा है भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का दुर्गंधित के मतलब क्या होता है कि अगर हम ताज़ा भोजन, अगर ताज़े भोजन के बात किया जाए तो उसका स्वाद बहुत अच्छी होती है, स्वाद प्रिय होती है, लेकिन अगर भोजन को खुली वायु में अधिक समय तक छोड़ दिया जाए तो वो भोजन है अप्रिय हो जाता है, जिसे हम लोग बासी भोजन भी कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ताजे भोजन का स्वाद कैसा होगा, तो स्वाद प्रिय होता है। ताजे भोजन का स्वाद कैसा है, तो प्रिय है। लेकिन अगर ताज़ा भोजन नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि खुली वायु में अगर लंबे समय तक भोजन को छोड़ दें तो स्वाद जो है, इसका जो स्वाद होगा वो स्वाद अप्रिय हो जाता है, अप्रिय, या हम लोग इसे बासी भोजन भी बोलते हैं, बासी भोजन। अब क्या है कि ताज़ा भोजन था तो इसका स्वाद बहुत अच्छा था, प्रिय था, लेकिन जैसे ही अगर खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिए तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर ऑक्सीकृत हुआ। ऑक्सीकृत होने के बाद उसका जो भोजन का जो स्वाद था, तो स्वाद क्या हो गया, अप्रिय हो गया। जो गंध है वो क्या हुआ, अप्रिय हो गया, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, बासी भोजन। और जो ये जो भोजन का दुर्गंधित होना, जो स्वाद अप्रिय हो रहा है, मतलब भोजन को ऑक्सीकृत होने से रोका जा सकता है। भोजन को दूषित या अप्रिय, भोजन को दूषित या अप्रिय होने से रोका जा सकता है। और भोजन को दूषित होने से या अप्रिय होने से रोका जा सकता है, कुछ उपाय है। तो रोकने का जो कुछ उपाय है वो पहला हम लोग देखेंगे क्या, तो जो भी वसा युक्त भोजन होगा, कैसा भोजन, वसा युक्त भोजन, वसा युक्त अगर भोजन है तो वसा युक्त भोजन जब है तो इसमें क्या करेंगे, तो एक विशेष प्रकार का पदार्थ मिला देंगे। वसा युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन में क्या करेंगे, तो एक विशेष प्रकार का पदार्थ, एक विशेष प्रकार का पदार्थ है, उसे मिला देंगे
वो विशेष प्रकार का पदार्थ क्या है, तो लिख लेना सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। या एकरे में एक और है, लिख लेना लेसीथिन। लेसीथिन, या इसी को बोला जाता है सिट्रिक अम्ल या लेसीथिन, जिसे बोला जाता है या जिसे एंटीऑक्सीडेंट जिसे बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर वसायुक्त भोजन है तो उसमें क्या मिला देना है, सिट्रिक अम्ल मिला देना है, चाहे क्या मिला देना है, तो लेसीथिन मिला देना है, जिसे कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट। मतलब एंटीऑक्सीडेंट अगर मिला दें तो इसका ऑक्सीकरण क्या होता है, रुक जाता है, दूषित होने से बच जाता है, दुर्गंधित होने से बच जाता है, या इसका स्वाद अप्रिय होने से बच जाता है। दूसरा उपाय क्या करेंगे, तो अगर घरों में फ्रिज हो या रेफ्रिजरेटर, घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर भी उसकी ऑक्सीकरण को रोका जा सकता है। अगर घरों में भोजन को क्या करेंगे, तो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में रख करके भी भोजन को क्या, ऑक्सीकरण को रोका जा सकता है। अगर घर में है तो, न है तो फिर बात की बात। उसके बाद और भी तरीका है कि भोजन को क्या करेंगे, तब भोजन को रखना होगा किसमें, वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर ऑक्सीकरण को रोका जा सकता है। ऑक्सीकरण को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। इसके बाद दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव दो को देख लिए। तीसरा देखेंगे संक्षारण। तीसरा हम लोग देख लेते हैं संक्षारण। संक्षारण के मतलब होता है, इसमें भी क्या होता है नहीं कि अगर कोई लोहे को, मतलब कोई भी धातु को अगर हम लोग वायु की उपस्थिति में छोड़ते हैं तो वायु से रिएक्शन करने के बाद मतलब ऑक्सीकृत होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संक्षारण। लेकिन संक्षारण का जो विस्तृत हम लोग के ज्ञान होगा, प्राकृतिक में होने वाला चीज़ है। संक्षारण जो है प्राकृतिक में होने वाला ऑक्सीकरण अवकरण अवस्थाएं हैं, जिसका विस्तृत अगर ज्ञान प्राप्त करना है, मतलब विस्तृत
विस्तृत ज्ञान या अध्ययन करना है इसके बारे में, तो हम लोग का एक चैप्टर पढ़ना है धातु और अधातु। धातु और अधातु जिस चैप्टर का नाम है उसके अंतर्गत हम लोग आगे पढ़ लेंगे। लेकिन थोड़ा बताते हैं कि धातु के रूप में अगर हम Fe मतलब लोहा को अगर हम छोड़ देते हैं ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तो ये क्या होता है ना कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीकृत होकर के क्या करेगा, तो इसमें ऑक्सीकृत होता है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जंग लग जाता है। और जंग जो लग जाता है इसी को तो हम लोग संक्षारण कहते हैं। जंग लगना ही क्या कहलाएगा, संक्षारण। एक सवाल यहाँ से आता है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार का परिवर्तन है, तो कह देना रासायनिक परिवर्तन। और दूसरी बात कि पूछ दे कि लोहे में जंग लगने से उसका वजन क्या होगा, वजन घटेगा, वजन बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या कुछ नहीं होगा, तो जवाब देना बढ़ेगा। जंग लगने पर लोहे का जो वजन होगा, वजन क्या होगा, तो वजन बढ़ेगा। चलो चौथा कर रहा है दहन की क्रिया। दहन की क्रिया मतलब किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए यहाँ क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम कार्बन एक पदार्थ है, इसको जलाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ऑक्सीजन से क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा, तो जल करके क्या बनेगा, CO2 बनेगा। मतलब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। और भी मतलब कि दहन क्रिया में जैसे मान लिया जाए किरोसिन को जलाना है, पेट्रोल जलाना है, तो ये सब ये द्रवीभूत पेट्रोलियम है, सब एक साथ मिक्सिंग रहता है। इसे मतलब कि निकालने के बाद सब अलग अलग किया जाता है। तो इसके बाद ये था हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव। इसके बाद देखेंगे दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंब्यूजन एंड फ्लेम। दहन है, दहन किसको कहेंगे, तो किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो जलता है और जलने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग दहन कहेंगे। किसी भी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर क्या मिलेगा, ऊष्मा, और क्या मिलेगा, प्रकाश। अब ये जो जलने के जो प्रक्रिया है, जलने का जो क्रिया हो रहा है उसको हम लोग क्या कह देंगे, तो उसको हम लोग कह देंगे दहन की, मतलब जलने का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग कहेंगे दहन। एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल अगर कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाए तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अब जब ये जला है, जलने के बाद तो ऊष्मा निकलवे करेगा, ऊष्मा और साथ ही साथ क्या, तो प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश। उसी प्रकार अगर हम सल्फर को एस से लिखा जाता है, मतलब गंधक। सल्फर को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाएं तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, तो उसी प्रकार बनेगा जिसमें पहला में बना है ऊष्मा, तो क्या यहाँ से आएगा ऊष्मा, और उसके बाद क्या मिलेगा भाई, तो यहाँ से मिलता है प्रकाश। ये हो गया है दहन की क्रिया के ऑक्सीजन में जलने पर क्या मिलेगा, ऊष्मा और प्रकाश। और इस प्रक्रिया को, इस जो जल रहा है इस प्रक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। उसका दो एग्जाम्पल था, जैसे में
कि कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा और प्रकाश। गंधक को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऊष्मा और साथ ही साथ क्या होगा तो प्रकाश। एक बात और, इसमें जो कुछ पदार्थ ऐसा भी होगा जो जल जाएगा, कुछ पदार्थ ऐसा होगा जो न भी जले। जलाने का प्रयास करो, जल भी नहीं करेगा। तो कुछ पदार्थ है वो जल जाता है तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कहें तो लिखेंगे कि जो पदार्थ दहन की क्रिया में या जो पदार्थ दहन में या दहन की क्रिया में जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ दहन की क्रिया में जल जाता है या जलता है उसे क्या कहेंगे, दहनशील कह दो चाहे ज्वलनशील कह दो। ये जलने वाला पदार्थ है। एग्जाम्पल के बात किया जाए तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा पेट्रोल, केरोसिन, लकड़ी, इत्यादि। ये सब जो है वो क्या होगा तो दहनशील पदार्थ या बोल सकते हैं ज्वलनशील पदार्थ। इसके बाद अगला है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो नहीं जलते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो नहीं जलता है, अब जो पदार्थ जलेगा ही नहीं तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे अज्वलनशील या अदहनशील। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो नहीं जलते हैं, वो जा करके क्या कहलाएगा, अदहनशील कह दो या अज्वलनशील कहो। कोई पूछ दे कि अदहनशील पदार्थ किसे कहेंगे, जो पदार्थ नहीं जलेगा अदहनशील, जो जल जाएगा दहनशील पदार्थ है। एग्जाम्पल के बात किया जाए, ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, बालू हो जाएगा इत्यादि। ये सब के सब है अदहनशील, अज्वलनशील। और जो पदार्थ दहन की क्रिया में जल जाता है ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ कहते हैं। चलो इसके आगे चलते हैं कि कुछ पदार्थ है जो जल रहा है, कुछ पदार्थ है वो नहीं जल रहा है। तो जलाने के लिए तो कुछ चाहिए। तो पदार्थ है जो कि मतलब कि जल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, और कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है और मतलब कि जलाने का जो काम कर रहा है ऑक्सीजन, और कुछ ऐसे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसमें नहीं जलता है।
ये सब जितना भी है सबके सब जो जलेगा O2 की उपस्थिति में। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा था, अब कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही जलता है। जैसे में बात किया जाए तो जैसे में अगर हम मैग्नीशियम को जलाएं, मैग्नीशियम को अगर हम नाइट्रोजन के उपस्थिति में जलाएं तो ये जल जाता है। अभी तो बात कर रहे थे कि जो भी पदार्थ जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, लेकिन अब हमारे जो मैग्नीशियम है वो नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलेगा, और नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बना लेगा, तो Mg3n2, और क्या होगा, तो जलने के बाद क्या दे रहा था, ऊष्मा, और क्या मिल रहा था साथ ही, प्रकाश। मैग्नीशियम नाइट्रोजन की उपस्थिति में जल करके बनाया है Mg3n2, ऊष्मा और प्रकाश। संतुलित के लिए यहाँ 3 से यहाँ 3, नाइट्रोजन 2 है। इसके और भी एग्जाम्पल है कि यदि जो हम मोमबत्ती को जलाएं, यदि जो हम मोमबत्ती को ऐसे हम लोग तो जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, लेकिन एक जलती हुई मोमबत्ती को वैसे जार में ले जाएं जहां क्लोरीन गैस मौजूद है, तो क्लोरीन गैस, अगर कोई जार है ऐसा जिसमें क्लोरीन गैस है, उसमें जलती हुई मोमबत्ती को ले जा करके देखें तो मोमबत्ती जलता रहेगा लेकिन काला धुआं उत्पन्न होगा। तो वो मोमबत्ती जलना चाहिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, लेकिन जल रहा है किसकी उपस्थिति में, तो क्लोरीन गैस के उपस्थिति में जल रहा है। मोमबत्ती लिख लेते हैं C25H52 और उसके बाद क्लोरीन। अब इसको अगर हम जलाएं तो यहाँ से मिलेगा कार्बन और मिलेगा HCl, कार्बन और HCl। अब यहाँ हमारा कितना है, तो 25 है। कार्बन कितना है, 25 है, तो इधर कार्बन 1 है, इधर हम बना लेते हैं कितना, 25। हाइड्रोजन इधर कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ हमारा 52 है और क्लोरीन यहाँ कितना है, 2 है। तो इधर क्या करेंगे, इधर मतलब बराबर कर लेते हैं पहले हाइड्रोजन को। तो एक काम करते हैं कि यदि जो हम हाइड्रोजन को यहाँ 52 से गुना कर दें, 52 हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ संतुलित नहीं है, तो क्लोरीन में दोनों तरफ देखा जाए तो यहाँ 52 क्लोरीन है, जबकि यहाँ कितना है, 2 है। तो एक काम करते हैं कि यदि जो यहाँ हम अगर 26 से गुना कर दें तो क्या नहीं हुआ, 1 क्लोरीन है। क्लोरीन उसके बाद ये हो गया कार्बन। अब देखो जो मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती का सूत्र हो गया। मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती जलना चाहिए किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन के, लेकिन यहाँ जो जलने के बाद जो क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जल रहा है, उसके बाद बन रहा है कार्बन, मतलब काला धुआं तो उत्पन्न होगा, काला धुआं उत्पन्न होगा, इसका मतलब कार्बन, और उसके बाद है HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हो गया है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में।
चलो, इसके बाद दो शब्द और आता है। दो शब्द कौन कौन है? तो एक होता है दहन का पोषक। दहन का पोषक लिखा हुआ है, दहन का पोषक। दहन का पोषक किसको कहेंगे? तो याद रखना, जो पदार्थों को जलने में सहायता करता हो, जलने में सहायता करता हो, जो पदार्थों को जलने में, और जलने में क्या करेगा? सहायता करेगा, मतलब मदद करता हो, उसे दहन का पोषक कहते हैं। दहन का पोषक कहते हैं। अब कहने का मतलब, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए जो मदद कर रहा है उसको दहन का पोषक कहेंगे। तो दहन का पोषक कहेंगे, किसको कहेंगे? तो किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए क्या चाहिए? तो जलाने के लिए जो मदद कर रहा है वो होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अगर कोई पूछ भी दे कि दहन के पोषक किसको कहेंगे, तो हम लोग ऑक्सीजन को कहेंगे दहन के पोषक। अब है दहन का अपोषक, तो लिखेंगे जो पदार्थों को जलने में, जो पदार्थों को जलने में या जो पदार्थों की दहन की क्रिया में सहायता नहीं करते हैं, सहायता नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, दहन के अपोषक कहलाते हैं। दहन के अपोषक कहलाते हैं। तो बताओ कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो दहन के अपोषक है? दहन के क्रिया में मतलब किसी भी पदार्थ को जलने में मदद नहीं करता है, अवरोध डालता है। तो वो हो जाएगा, लिख लेना जैसे में CO2, जिसको कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। दहन का पोषक कहे ऑक्सीजन बताना, दहन का अपोषक कहे तो कार्बन डाइऑक्साइड बताना। अब कुछ ऐसे हैं, इसके पीछे देख लिए थे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हुआ? मतलब ध्यान दें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन जला है? मैग्नीशियम। और कौन जला है? मोमबत्ती। तो मैग्नीशियम जला है, लेकिन किसकी उपस्थिति में? नाइट्रोजन की उपस्थिति में। मोमबत्ती जला है किसकी उपस्थिति में? क्लोरीन गैस की उपस्थिति में, न कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये तो हो गया दहन के पोषक और दहन का अपोषक। आगे, दहन के लिए आवश्यक शर्तें। किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए उसका शर्त होता है, वो शर्त आपके सामने है। पहला शर्त, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति के मतलब हुआ कि पदार्थ होना चाहिए तो दहनशील पदार्थ होना चाहिए, वैसा पदार्थ होना चाहिए जो जल सकता है। दूसरा, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति के मतलब अभी तुरंत बताएं कि दहन के पोषक किसको कहेंगे? ऑक्सीजन कहें। ऑक्सीजन को कह देंगे मतलब O2 को। ए दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति मतलब वैसा पदार्थ होना चाहिए जो जल सके। दहन के पोषक उपस्थित होना चाहिए। तीसरा का है कि ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप के प्राप्ति के मतलब हुआ
कि वे पदार्थ जो न्यूनतम ताप पे जलता है। अब देखिए ज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, ज्वलन ताप इसमें लिख ही लेते हैं दोस्तों। ज्वलन ताप, ज्वलन ताप किसको कहेंगे? तो लिखना है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ या शुरू कर दे, वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, जलना प्रारंभ कर देता है, वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। तो ये था दहन के लिए आवश्यक शर्तें। 3 शर्तें हैं। दहनशील पदार्थ का उपस्थिति होना है, दहन के पोषक की पदार्थ की उपस्थिति होना है, और तीसरा है कि ज्वलन ताप की प्राप्ति होना है। इसके बाद है ज्वाला। इसके बाद है ज्वाला। तो कोई भी पदार्थ जब जलता है ना, तो वहां से ज्वाला उत्पन्न होता है। लिख सकते हैं क्या? सभी दहनशील गैस सभी दहनशील गैसें जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है। जितने भी दहनशील गैस है, जलने के बाद ज्वाला उत्पन्न करेगा तो प्रकाश निकलता है, ऊष्मा। कह रहा है कि ठोस और द्रव ईंधन को ही जलने से, कोई भी रहेगा तो ठोस या द्रव ईंधन को जलने से, ज्वाला जब भी उत्पन्न होगा तो कोई ठोस या द्रव ईंधन हो, यही जलेगा तो ज्वाला उत्पन्न होगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो ठोस या द्रव है वो द्रवित होना चाहिए, कि गर्म होने पे वो पिघलता हो। गर्म होने पे क्या हो? वो पिघलता हो, जैसे मोमबत्ती। मोमबत्ती। इसके ही साथ अगर बात किया जाए किरोसिन, ये सब के जलने से क्या होगा? तो ज्वाला उत्पन्न होता है। इसके बाद एक सिंपल साधारण देख लेंगे, मोमबत्ती का ज्वाला। मोमबत्ती का ज्वाला, मोमबत्ती का ज्वाला, मोमबत्ती का ज्वाला जब देखेंगे तो इसमें एक मोमबत्ती पहले बना लेते हैं। एक मोमबत्ती बना रहे हैं।
चलो एक मोमबत्ती बना लिए, थोड़ा पिघला करके भी गिराते हैं। इधर पिघला हुआ भाग है, काय के एक साइड ही पिघल रहा है ना। और इसमें जब मोमबत्ती के ज्वाला देखते हैं तो इसमें 3 क्षेत्र दिखता है। एक सबसे अंदर वाला, सबसे अंदर, एक मध्य में है और एक बाहर है। जो सबसे बाहर है उसका नाम है प्रकाशहीन, प्रकाशहीन। मंडल। दूसरा, पहला तो था प्रकाशहीन मंडल और दूसरा है प्रकाशमान, प्रकाशमान मंडल। और सबसे अंदर है वो केंद्रीय मंडल है। केंद्रीय मंडल। मोमबत्ती में 3 क्षेत्र दिखा दिए। एक प्रकाशहीन, प्रकाशहीन के मतलब इसमें से जो ऊपरी वाला भाग है इसमें प्रकाश उतना नहीं रहता है, लेकिन हाँ उतना नहीं रहता है, लेकिन अगर ताप देखा जाए तो ये बहुत अधिक होता है। ताप यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा है प्रकाशमान मंडल। प्रकाशमान मंडल कहने का मतलब जो बीच वाला भाग है इसी से तो हम लोग का ज़्यादातर प्रकाश मिलता है। अब जो है ये केंद्रीय मंडल। अब केंद्रीय मंडल है तो अंदर में देखना, जब भी जलेगा ना तो जलता है नीला लौ के साथ। इसका अंदर वाला भाग देखना नीला लौ रहेगा। अंदर वाला भाग कैसा होता है तो नीला होता है अंदर वाला भाग। ऊपर वाला भाग थोड़ा पीला टाइप के होता है, जहाँ से काला धुआं उत्पन्न होते रहता है। इसके बाद कि यदि जो प्रकाशमान लिखा हुआ, एक है तो प्रकाशहीन है, दूसरा प्रकाशमान है, लेकिन इसका भी दूसरा नाम है। प्रकाशहीन है तो एकर दूसरा नाम है अप्रदीप्त, अप्रदीप्त। और प्रकाशमान के दूसरा नाम है प्रदीप्त, मतलब अप्रदीप्त मान। एकरा बोल दे प्रदीप्त मान, प्रदीप्त मान बोल सकते हैं, या फिर प्रदीप्त, प्रकाशमान को प्रदीप्त कह दो और प्रकाशहीन को अप्रदीप्त मान कहो। अगर इसको नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट और थोड़ा सा। अब है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एलपीजी। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, पूरा नाम पूछ देता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिखा हुआ है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, C4H10 C3H8, एथेन। इसमें देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर 6 होगा, ठीक है, यहाँ 6 होगा, 2 लिखा गया था, 6 होगा। पेट्रोलियम गैस जो है वो ब्यूटेन है, प्रोपेन है। ध्यान रखना कि ये सूत्र है C4H10 ब्यूटेन का, प्रोपेन C3H8 और ये C2H6 एथेन का है।
अब जो द्रवीभूत गैस है यानी पेट्रोलियम गैस है वो ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन का क्या है? मिश्रण है। लेकिन द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव के बात किया जाए, इसका मुख्य अवयव क्या है? तो मुख्य अवयव है ब्यूटेन, जो कि एग्जामों में कई बार पूछा गया है। उसके बाद ये तो हो गया, लेकिन इसमें दो गो तो बचा, एक बचा है प्रोपेन और एक बचा है एथेन, जो कि बड़ी तेजी से जलता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। करा द्रवित पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में, द्रवित पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में, इसमें थोड़ा सा छूट गया, क्या छूटा? पेट्रोलियम गैस तो हो गया। प्रोपेन और एथेन अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है, इसीलिए प्रोपेन और एथेन को कहा जाता है उत्तम ईंधन। उत्तम ईंधन हो गया है एथेन और प्रोपेन। लेकिन अगर इसका मुख्य अवयव की बात किया जाए तो मुख्य अवयव होगा ब्यूटेन। अब चलते हैं आगे। द्रवित पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में, मतलब एलपीजी गैस है, सिलेंडर में जो होता भरा हुआ उसकी बात है। सिलेंडर में एक विशेष प्रकार का खराब गंध युक्त भरा रहता है जिसका नाम है एथिल मरकैप्टन, जिसका सूत्र है C2H5SH। C2H5SH गैस सिलेंडर में C2H5SH एथिल मरकैप्टन गैस भरा जाता है। केवल इसमें काम इसका कुछ नहीं, थोड़ा सा गंध होता है, लेकिन बहुत खराब गंध होता है। थोड़ा सा भी रिसाव होगा तुरंत पता चलेगा। तो एलपीजी गैस के साथ में एथिल मरकैप्टन को मिला दिया जाता है ताकि सिलेंडर में कहीं गैस का रिसाव हो तो उसका पता तुरंत चल जाए। एथिल मरकैप्टन का कोई काम नहीं है, बस सिलेंडर से गैस निकल रहा है उसके जानकारी पता लगाने के लिए उसमें मिक्स कर दिया जाता है। चलो इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे द इंडे चैप्टर समाप्त। तो मेरे दोस्त कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।